हेलो स्टूडेंट्स। आज सुबह लाइव क्लास नहीं हो पाई नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, तो उसी वजह से अब मैं रिकॉर्डेड क्लास बना रहा हूँ ताकि आज की क्लास मिस ना हो। तो शुद्धिकरण चल रहा था, धातुओं का शोधन, और इसमें जो अगली विधि आती है वो आती है वाष्प प्रावस्था परिष्करण। वाष्प प्रावस्था परिष्करण। तो वाष्प प्रावस्था परिष्करण की हम बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछी भी गई है। पिछले 5-6 वर्षों में भी 2 बार पूछी गई है। तो इस विधि से धातु को प्राप्त करने के लिए इस विधि में धातु को वाष्पशील यौगिक में परिवर्तित किया जाता है। वाष्पशील यौगिक में परिवर्तित किया जाता है और फिर इस वाष्पशील यौगिक को इकट्ठा कर लेते हैं और इसको विघटित करके शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। इस वाष्प को एकत्र करके विघटित किया जाता है जिससे शुद्ध धातु प्राप्त होती है। तो इस विधि से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए 2 शर्तें आवश्यक है। इसके लिए दो शर्तें आवश्यक हैं। कौन कौन सी शर्तें आवश्यक हैं? कि जो अभिकर्मक है वो ऐसा होना चाहिए जो धातु के साथ वाष्पशील यौगिक बनाती हो। पहली शर्त क्या है? उपलब्ध अभिकर्मक के साथ धातु वाष्पशील यौगिक बनाती हो। पहली शर्त। और दूसरी कंडीशन क्या है बेटे? कि ये जो वाष्पशील यौगिक बना है इसका आसानी से विघटन हो जाए। वाष्पशील यौगिक का आसानी से विघटन संभव हो जिससे शुद्ध धातु प्राप्त हो सके। ये तो शर्तें हैं बेटे। अगर ये शर्तें पूरी हो जाएं तो आसानी से इस विधि द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। और इसके 2 एग्जाम्पल अपने सिलेबस में हैं, मांड विधि और बॉन आर्केल विधि। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं।
वाष्प प्रावस्था शोधन का जो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं वो है मांड विधि। और ये बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछी गई है। निकिल का शोधन किया जाता है इस विधि से, तो हम क्या कहेंगे, इस विधि में निकिल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है 430 से 450 केल्विन ताप पर, सॉरी 330 से 350 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है। 330 से 350 केल्विन ताप पर निकिल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करने से ये निकिल जो है ये इम्प्योर निकिल है, अशुद्ध निकिल है। आप चाहो तो थ्योरी में लिख सकते हो, अशुद्ध निकिल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करने से निकिल धातु टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0 टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, ये बेटा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें 0 निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर है, नामक वाष्पशील संकुल यौगिक बनाती है। एक वेपराइज्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है और इस रिएक्शन को हम देखें तो निकिल जो है ये कैसी है, इम्प्योर है, अशुद्ध है। अशुद्धि से कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया नहीं करेगा, केवल निकिल निकिल से क्रिया करेगा। और यहाँ टेम्परेचर कितना है, 330 to 350 केल्विन, और क्रिया करके ये बनाएगा NiCO4 कंपाउंड निकिल कार्बन निकिल टेट्रा कार्बोनिल, आम बोलचाल में कहते हैं बेटा इसको, और IUPAC में कहते हैं टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। पूरा नाम एक शब्द में लिखना है जब आप इसका IUPAC नाम लिखते हैं, तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, और रूढ़ पद्धति में इसका नाम है निकिल टेट्रा कार्बोनिल। यौगिक कैसा है ये, तो हम कहेंगे कि वाष्पशील है। इस वाष्प को इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करके इसको और अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे विघटित होकर शुद्ध धातु प्राप्त होती है। इस वाष्प को एकत्र करके लगभग 100 केल्विन अधिक तापमान पर हम इसको गर्म करेंगे, 450 से 470 केल्विन ताप पर। 450 से 470 केल्विन ताप पर गर्म करने से शुद्ध निकिल प्राप्त होता है। क्योंकि आपको पता है अशुद्धि जो है वो तो यहीं रह गई, निकिल शुद्ध शुद्ध था, उसी ने कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया की थी, टूटेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा तो शुद्ध निकिल बचेगा। NiCO4 इसको आपने गर्म किया 450 से 470 केल्विन ताप पर, तो आपको निकिल प्राप्त हो गया प्योर, और 4 बन गए कार्बन मोनोऑक्साइड जो यहाँ से सेपरेट हो जाएगी। तो बेटा ये वाष्प प्रावस्था परिष्करण का एक एग्जाम्पल है मांड विधि। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगली विधि की बात करते हैं। अगली विधि आती है वॉन आर्केल विधि।
इस विधि से टाइटेनियम और जर्कोनियम का शोधन करते हैं। वॉन आर्केल विधि। तो बेटे इस विधि से जर्कोनियम और टाइटेनियम का शोधन किया जाता है। ये विधि भी पूछी जा चुकी है एग्जाम में। यह विधि जर्कोनियम तथा टाइटेनियम जैसी धातुओं से अशुद्धियों की तरह इनमें उपस्थित संपूर्ण ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन को हटाने में उपयोगी। यानी कि हमें यहां से कौन कौन सी इंप्योरिटी हटानी है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की अशुद्धि हटानी है। इसके लिए धातु को बेटा हम एक ऐसे पात्र में गर्म करते हैं जिसमें वायु ना हो। ठीक है, तो वायु नहीं होगी तो निर्वात होगा। निर्वात होगा उस पात्र को क्या कहेंगे? निर्वातित पात्र को। निर्वातित पात्र वायु तो नहीं है उसके अंदर, लेकिन इनकी सतह के ऊपर, जर्कोनियम निकल की सतह के ऊपर ऑक्सीजन नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं। में आयोडीन के साथ गर्म करते हैं। आयोडीन के साथ गर्म करते हैं। तो जब आयोडीन के साथ इनको गर्म करेंगे तो एक के संकुल यौगिक बना लेंगे टेट्रा आयोडो। अगर जर्कोनियम है तो जर्कोनियम 0, और अगर निकिल है तो वो सॉरी टाइटेनियम है तो टेट्रा आयोडो टाइटेनियम 0। तो धातु आयोडीन अधिक से संयोजक यौगिक बनाता है जो वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, जिससे वाष्पशील सहसंयोजी यौगिक प्राप्त होता है। बेटा ये रिएक्शन भी 350 केल्विन के आसपास संपन्न होती है। Zr प्लस I2 ZrI4 जर्कोनियम आयोडाइड या टेट्रा आयोडो जर्कोनियम 0, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। रूट नाम इसका क्या है? जर्कोनियम टेट्रा आयोडाइड। अब बेटे ये वाष्पशील है, इसकी वाष्प को हमने एकत्र कर लिया। प्राप्त यौगिक को या यौगिक की वाष्प को एकत्र करके यहां पर आपको एक तंतु याद रखना पड़ेगा, फिलामेंट, जिसकी उपस्थिति में हम गर्म करते हैं, और वो फिलामेंट होगा टंगस्टन का। ठीक है ना? ये जो है ये वाष्पशील है, यहां आगे लिख देता हूं भाई, वाष्पशील। एकत्र करके
टंगस्टन तंतु की उपस्थिति में, ये फिलामेंट है जो कि टेम्परेचर तापमान उत्पन्न करने के काम आएगा, और 1800 केल्विन ताप पर हम इसको गर्म करेंगे। तो प्राप्त यौगिक की वाष्प को एकत्र करके टंगस्टन तंतु की उपस्थिति में 1800 केल्विन ताप पर गर्म करने से यौगिक का अपघटन हो जाता है, और धातु जो है वो तंतु फिलामेंट जो टंगस्टन का तंतु है ना उसके ऊपर जमा हो जाती है, और शुद्ध धातु तंतु पर जमा हो जाती है, फिलामेंट पर जमा हो गई। अब ये जो जमा धातु है इसको हम उतार लेंगे, इस पे से खरोच के अलग कर लेंगे। ZrI4 1800 केल्विन तापमान पर गर्म करना है आपको टंगस्टन तंतु की उपस्थिति में। टंगस्टन तंतु, इससे जर्कोनियम अलग हो गया और आयोडीन पृथक हो गई। ये विधि है जिसे हम कहते हैं वॉन आर्केल विधि। सेम घटना घटेगी अगर मैं जर्कोनियम के बजाय टाइटेनियम ले लूं तो ये जो दोनों विधियां हमने पढ़ी, ये विधियां कौन सी विधि है बेटे? वॉन आर्केल विधि। वॉन आर्केल विधि का आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आता है वर्णलेखिकी विधि। लास्ट विधि जो अपने सिलेबस में दे रखी है वो है वर्णलेखिकी या क्रोमेटोग्राफी विधि। इसका ब्रीफली डिटेल जो है वो तो मिलता है 11th क्लास में। 11th क्लास में क्रोमेटोग्राफी जो है वो डिटेल में दे रखी है 11th क्लास के 12th लेसन में, और यहाँ इसको बहुत शॉर्ट में एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, लेकिन इतना शॉर्ट में मेंशन करने के बजाय मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये अधिशोषण सिद्धांत पर काम करती है, ठीक है। और अधिशोषण सिद्धांत क्या होता है? वर्ण लेखिकी। वर्ण का मतलब होता है रंग और लेखिकी का मतलब होता है लेखन। ऐसे इसको क्रोमा से बना है, क्रोमेटो, और ग्राफ शब्द का अर्थ ही होता है लिखना। क्रोमेटोग्राफी विधि, ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी आपने पढ़ी थी 11th क्लास में, और पेपर क्रोमेटोग्राफी के अलावा कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी आपने पढ़ी। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी या पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो काम में आती है। इसके अंदर क्या होगा, एक बेटा चमड़े का बना हुआ या कांच का बना हुआ ब्यूरेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कॉलम कहते हैं। कॉलम के अंदर हम कोई ऐसा अधिशोषक भर लेते हैं, कोई ऐसा पदार्थ भर लेते हैं जिसकी सतह पर हमने जो धातु डाली है वो जमा हो जाए, जिसकी सतह पर हमारे द्वारा डाली गई धातु जमा हो जाए। इस विधि का उपयोग कब करते हैं? इस विधि का उपयोग हम तब करते हैं
जब हमारे द्वारा ली गई जो धातु है उसके अंदर उपस्थित अशुद्धि और धातु के रासायनिक गुणों में समानता हो, एक बात। दूसरी बात, ये बहुत अल्प मात्रा में ली गई धातुएं हो का मिश्रण हो जिनके रासायनिक गुणों में अधिक समानता हो। तो अगर रासायनिक गुणों में समानता भी होगी ना, तो भी उनकी अधिशोषित होने की प्रवृत्ति अलग अलग होगी। अब बात यह आती है कि अधिशोषण क्या है। किसी धातु की सतह पर अन्य धातु का जमा होना अधिशोषण कहलाता है। बोर्ड पे हम चौक से लिखते हैं ना, तो बोर्ड के सतह के ऊपर चौक जमा हो जाता है, ये घटना भी अधिशोषण ही है। किसी सतह के ऊपर कोई गैस जमा हो जाती है, वह भी अधिशोषण है। कोई द्रव जमा हो जाए, वह भी अधिशोषण है। तो किसी पदार्थ की सतह पर किसी दूसरे पदार्थ का जमा होना अधिशोषण कहलाता है। और जो पदार्थ जिसकी सतह पर, जैसे ये पदार्थ है और इस पदार्थ की सतह पर कोई दूसरा पदार्थ जमा हो गया, ये दूसरा पदार्थ इसकी सतह पर जमा हो गया, तो ये घटना अधिशोषण कहलाएगी, एडजोर्सन कहलाएगी। ये घटना कहलाएगी अधिशोषण। और जिस पदार्थ की सतह पर यह घटना घटी, उस पदार्थ को तो हम कहेंगे अधिशोषक, और जमा होने वाला जो पदार्थ है वो कहलाएगा अधिशोष्य। जमा होने वाला पदार्थ है वो क्या कहलाएगा? अधिशोष्य। तो यहां जो पदार्थ जमा हुआ है वो धातु होगा, और जो कॉलम में मैंने भरा है वो अधिशोषक है, ठीक है ना। तो ये मैंने अधिशोषक ले लिया और इसके अंदर मैंने धातुओं का मिश्रण डाला, या अशुद्ध धातु मैंने इसके अंदर डाल दी, अशुद्ध धातु डाल दी। तो धातु या अशुद्धि में से कोई एक इसमें भरे गए पदार्थ के प्रति अधिक आकर्षित होगा और वो इस पर पहले ही जमा हो जाएगा। तो ये जमा हो गया पहले आकर्षित होने वाला पदार्थ। और जो उससे कम आकर्षित होगा, चाहे वो अशुद्धि हो चाहे वो धातु हो, मान लो धातु पहले ज्यादा आकर्षित होता है तो ये पहले जमा हो जाएगा, और अगर अशुद्धि कम आकर्षित होती है तो वो नीचे चली जाएगी और वो नीचे जाकर जमा हो जाएगी। और जहां जहां ये पदार्थ जमा होंगे वहां पर रंगीन पट्टियां बन जाएंगी। अब दो बातें हैं, या तो आप उचित विलायक में घोलकर अशुद्धि को और धातु को पृथक कर लो, उचित विलायक में घोलकर अशुद्धि व धातु को पृथक कर लो। ये आपकी ब्यूरेट यहां से बंद है और इस पात्र में हमें इनको निकालना है। और इस तरीके से हम इनको अलग कर लेंगे। समझो बेटा, मैं थ्योरी में इसको लिख के बताता हूं आपको। ये विधि जो मैंने आपको बताई है, ये चित्र जो मैंने आपको बताया है, इस विधि को कहते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। सबसे पहली बात, इस विधि का उपयोग किया कब जाता है? तो सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के शुद्धिकरण के लिए
इस विधि का उपयोग करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, इस विधि का उपयोग तब करते हैं जब तत्व और अशुद्धियों के रासायनिक गुणों में इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब तत्व तथा अशुद्धियों के रासायनिक गुणों में अधिक समानता हो। गुणों में अधिक समानता हो। ये दो बातें अगर होंगी तो हम स्तंभ क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करेंगे, कॉलम क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आप इसमें होता क्या है। इसके लिए कॉलम में उचित अधिशोषक लेकर, बेटे आप लोगों के ही एक लेसन आता है त्रिविम रसायन, सॉरी वो पृष्ठीय रसायन। पृष्ठीय रसायन के अंदर ये फिर से आएगा, वहां पे इसके बारे में डिटेल में है। यहाँ अपने जितना है मैं उससे थोड़ा ज्यादा ही करवा रहा हूँ आपको, तो हम इतना ही करेंगे। उचित अधिशोषक लेकर उसमें अशुद्ध धातु डाली जाती है। अब अधिशोषक से अशुद्धि और धातु दोनों में से एक तो ज्यादा आकर्षित होगा और एक कम आकर्षित होगा। जो ज्यादा आकर्षित होगा वो ऊपर जमा हो जाएगा, कम आकर्षित होगा नीचे तक आ जाएगा, नीचे आके जमा हो जाएगा। फिर उचित विलायक डालकर, जब विलायक डालेंगे तो जो बाद में जमा हो उसके बंध कमजोर है, वो पहले घुलेगा और घुल के अलग हो जाएगा। फिर जो ऊपर डाला इसके बंध मजबूत है, इसको डालकर फिर अलग कर लेंगे विलायक डालकर, है ना। तो इसके लिए कॉलम में उचित अधिशोषक लेकर उसमें अशुद्ध धातु डाली जाती है। तो धातु तथा अशुद्धियां अलग अलग स्थान पर अधिशोषित होती हैं, जिन्हें उचित विलायक में घोलकर पृथक कर लिया जाता है। ये विधि है बेटा। तो हमने शुद्धिकरण पूरा पढ़ लिया। तो शुद्धिकरण के बाद अब हम कल पढ़ेंगे सिद्धांत, और सिद्धांत के अंदर आपको अलिंगम आरेख पढ़ाऊंगा और उसके बाद में कुछ धातुओं के शुद्धिकरण की विधियां पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर।